बिहारी का अगला दोहा। हों रिझी लखी रिझियों छबिहि छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती मिलत मालती माल। एक सखी नायिका को नायक के सौंदर्य के बारे में बताते हुए कहती है कि सोने जैसे रंग के सुंदर शरीर वाले नायक जो है अपने गले में मालती के फूलों की माला पहने हुए हैं और सोन जूही की जैसा उनकी शोभा उत्पन्न हो रही है। उनके शरीर की शोभा और मालती के फूलों की शोभा मिल करके सोन जूही के फूलों जैसी प्रतीत हो रही है। उनकी इस सुंदर छवि को देख करके वह स्वयं ही उस पर आकर्षित हो रहे थे, मोहित हो रहे थे। जब मैंने उनको अपनी ही छवि पर मोहित होते हुए देखा तो मैं भी उनकी छवि पर मोहित हो गई। सखी ने नायक के सौंदर्य का वर्णन किया है। ब्रज भाषा का सफल प्रयोग है, माधुर्य गुण है, अनुप्रास उपमा अलंकार है और दोहा छंद है। अगली पंक्तियाँ। जोग जुगती सिखाए सबय मनऊ महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता काननु सेवत नैन। इन पंक्तियों में सखी नायिका से कहती है कि मानो मैन होता कामदेव, मानो कामदेव रूपी महामुनि ने तुम्हें जोग यानी मिलन रूपी योग साधना की समस्त युक्तियाँ सिखा दी हैं। इसीलिए आपके कान तक जो फैले हुए नेत्र हैं अर्थात जो बड़ी बड़ी आँखें हैं वह ऐसे लगती हैं कि जो योगी रूपी प्रिय परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि नायिका के नयनों की दीर्घता वैसे ही उसकी प्रियतम जनित आकांक्षा को प्रदर्शित कर रही हैं जैसे किसी महामुनि द्वारा योग क्रिया की सारी युक्तियों को छोड़कर किसी योगी द्वारा वन प्रांतर में की जाने वाली तपस्या उसकी परमात्मा से मिलन की इच्छा को व्यक्त करती है। यहाँ नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अगला दोहा। झीनई पट में मैं झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती स पल्लव डार। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि पतले और महीन वस्त्रों में झिलमिलाती हुई नायिका के शरीर की जो शोभा है वह असीम है और ऐसे लग रही है जैसे कि कल्पतरु की पत्तों सहित शाखाएं शोभायमान हो रही हों। जो नायिका का शरीर है वह कल्पतरु के समान है और उसके प्रत्येक अंग जो हैं उसकी शाखाओं के समान लग रहे हैं। यहाँ पतले वस्त्रों में नायिका के शरीर का सौंदर्य जिस प्रकार झलक रहा है उसका वर्णन किया गया है। दोहा छंद है, श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। अगला दोहा। खेलन सिखए अली भलई चतुर अहेरी मार, कानन चारी नैन मृग नागर नरनु
शिकार। अली, अली होती है सखी। हे सखी, एक सखी नायिका से कहती है, भले चतुर अहेरी मार। नीचे की पंक्ति, कानन चारी, कानों तक भ्रमण करने वाले, मृग के समान जो नेत्र हैं, अर्थात बड़ी बड़ी जो आंखें हैं, वह चतुर नागर, चतुर नर मनुष्य, चतुर मनुष्यों का भी शिकार कर रहे हैं। अर्थात जो अपने आप को सन्यासी कहते हैं, संयमी व्यक्ति कहते हैं, उन्हें भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं नायिका के नेत्र। खेलन सीखे, सखी कहती है कि तुम्हारे नेत्र तो खेलना सीख गए हैं। भले चतुर अहेरी मार, बड़े से बड़े, सियाने से सियाने, चतुर और बुद्धिमान शिकारी का भी मार है कामदेव, कामदेव का भी शिकार कर रहे हैं। अर्थात जो सुंदर पुरुष है, उनकी सुंदरता को भी, उनकी सुंदरता के सामने भी नायिका की सुंदरता जो है बढ़कर है, और नायक की सुंदरता फीकी पड़ रही है, और नायक नायिका के ऊपर मोहित हो रहे हैं। रस श्रृंगार मंजनू किए, कंजनू भंजनू दैन, अंजनू रंजनू हूँ बिना, खंजनू गंजनू नैन। श्रृंगार रस में स्नान किए हुए नायिका के सुंदर नेत्र कमलों को भी पराजित कर रहे हैं। कंजनू कमल, भंजनू पराजित करना, रस श्रृंगार में मंजनू स्नान किए हुए, रस श्रृंगार में स्नान किए हुए नायिका के नेत्र कमलों को भी पराजित कर रहे हैं, अर्थात कमल से भी ज़्यादा सुंदर हैं। उनके समक्ष कमल दयनीय लग रहे हैं, फीके लग रहे हैं, दीनहीन लग रहे हैं। अंजनू रंजनू है, उनके अंजन काजल, काजल जो रंजनू हूँ बिना, यानी काजल को लगाए बिना ही। खंजनू गंजनू नैन, उनके नेत्र खंजन पक्षियों के नेत्रों को भी तिरस्कृत कर रहे हैं, खंजन पक्षी के नैनों से भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। या कवि ने श्रृंगार रस में डूबे हुए नायिका के सुंदर नेत्रों का मनोहारी वर्णन किया है। माधुर्य गुण का प्रयोग है, श्रृंगार रस का परिपाक हुआ है, दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है। अगला दोहा, सायक सम मायक नयन, रंगे त्रिभिद रंग गात, झखऊ बिलखी दूरी जात जल, लखी जल जात लजात। इन पंक्तियों में कवि ने नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसके नेत्रों की शोभा का, खासकर नायिका के जो नेत्र हैं वह सायंकाल, सायक सायंकाल, सम समय, सायंकाल के समय के त्रिविध तीन जो रंग हैं, लाल, सफ़ेद और काला, इन तीनों रंगों के हो गए हैं, तीनों रंगों में रंग गए हैं। ये नेत्र सायंकाल के समान मायावी हैं, मायक हैं, मायावी हैं। नायिका के नेत्रों के सौंदर्य को देखकर झखऊ, झखऊ होता है मछली, मछली भी पीड़ित होती हैं, बिलखती हैं, दुखी होती हैं और जल में कहीं दूर जाकर छुप जाती हैं। जल जात लजात, लखी, लखी देख करके, नायिका के नेत्रों को देख करके, जल जात होता कमल, कमल के फूल भी लज्जित हो जाते हैं। यहाँ नायिका की सखी नायक को नायिका से मिलने की प्रेरणा देती है, साथ ही उसे यह सूचना भी देती है कि वह किसी सरोवर के पास बैठी प्रतीक्षा कर रही है, उसे वहीं जाकर उससे मिलना चाहिए।
अगला दोहा। बर जीते सर मैन के, ऐसे देखे मैंने, हरिनी के नैनानु तैं, हरि नीके ए नैन। इन पंक्तियों में भी श्री कृष्ण के समक्ष नायिका के सुंदर नेत्रों का वर्णन करते हुए सखी या दूती कहती है, नायिका के जो नेत्र हैं वह जितने सुंदर हैं उतने सुंदर नेत्र मैंने पहले कभी किसी के नहीं देखे। ये नेत्र तो हिरण के नेत्रों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। इन्होंने कामदेव के बाणों की श्रेष्ठता को भी छीन लिया है। बर बाण जीते जीत लिया है। सर बाण मैन कामदेव के, बर श्रेष्ठ और सर बाण मैन कामदेव के श्रेष्ठ बाणों को भी जीत लिया है। ऐसे हैं नायिका के नेत्र। नायिका के नेत्र सौंदर्य के कथन में कवि ने रीतिकालीन दूती परंपरा का भी पूर्ण पालन किया है। जो नायिका की सखी या दूती जो संदेश को लेकर जाने वाली होती हैं, तो वह नायिका का संदेश लेकर पहुंचती है नायक के पास और नायिका के सौंदर्य का बखान करती हैं। दोहा छंद है इन पंक्तियों में। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हूँ, रहे बड़ऊ उजियारो गेह। नायिका के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायिका ने जो आभूषण धारण किए हुए हैं उन आभूषणों से नायिका का प्रत्येक अंग आभूषणों के नगों से जगमगा रहा है। उसके शरीर की जो शोभा है वह दीपक की लौ की भांति लग रही है। दिया बढ़ाए हूँ, यदि दीपक को बुझा दिया जाए तब भी पूरे घर में प्रकाश ही प्रकाश है। जो नायिका का सौंदर्य है, उसके शरीर की जो कांति है वह इतनी उज्जवल है कि दीपक के बुझाने पर भी प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। कवि ने नायिका के सुंदर शरीर की कांति का मनोहारी वर्णन किया है। ब्रज भाषा है, माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, उपमा और अत्युक्ति अलंकार है, दोहा छंद है। अगला दोहा। छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबनु अंग, दीपहि देहे दुहुन, मिली दीपति ताफता रंग। इन पंक्तियों में कवि ने वह संधि पर पहुंची हुई नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। वह संधि जो शिशु और किशोरावस्था के बीच की अवस्था है, जिसका शैशव अभी खत्म नहीं हुआ और किशोरावस्था भी शुरू नहीं हुई, ऐसी शारीरिक अवस्था को वह संधि अवस्था कहा जाता है। छुटी न शिशुता की झलक। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उसके अभी तो बचपना भी गया नहीं है, उसके बचपन की झलक कांति समाप्त नहीं हुई है, परंतु उससे पहले ही झलक्यों दिखाई देने लगा है जो बनु अंग, उसके शरीर पर किशोरावस्था की झलक दिखाई देने लगी है। उसके शारीरिक अंगों में बदलाव होना शुरू हो गया है। दीप ही देहें, उसका दीपक के समान जो शरीर है दुहुनी मिली। जब किशोरावस्था और शैशवावस्था दोनों मिल गई हैं तो उसके शरीर की जो शोभा है, जो कांति है, वह दो गुनी हो गई है। और ताफ्ता एक वस्त्र होता है जो रेशमी कपड़ा होता है, जिसमें दो प्रकार की चमक होती है।
ताफ्ता जो वस्त्र है जिसका ताना दूसरे कलर का व उसके ऊपर बुनाई दूसरे कलर की होती है, 2 रंग के धागों से तैयार कपड़ा होता है जिसमें दोहरी चमक होती है। ऐसी ही चमक नायिका के वस्त्र और सौंदर्य से दोनों की मिल करके शोभायमान हो रही है। यहाँ पर नायिका के व्यय संधि की स्थिति का मनोहारी वर्णन किया है। दोहा छंद है। अगला अंतरा। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुँ पास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि बिहारी कहते हैं कि नायिका के घर के आसपास चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। नायिका के सौंदर्य के कारण प्रकाश है। लोगों को तिथि का भी ज्ञान नहीं हो पाता है। वह तिथि को समझने के लिए, तिथि का ज्ञान पाने के लिए किसी ज्योतिष शास्त्र से ही उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, पंचांग के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं। नित्य प्रति हमेशा ही पूर्णिमा बनी रहती है। पूर्णिमा को जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा होता है और प्रकाश ही प्रकाश होता है, ऐसे ही नायिका के मुख के सौंदर्य के कारण आसपास का जो क्षेत्र है ऐसे लगता है कि वहाँ पूर्णिमा का प्रकाश हो, लेकिन वास्तव में वह प्रकाश पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश न होकर नायिका के सौंदर्य का प्रकाश होता है। आनन ओप उजास। आनन मुख, जो नायिका का मुख है वह उजास उजाला, ओप कांति, कांति से युक्त है, उजाले से भरपूर है। इस कारण से लोगों को वहाँ नक्षत्र का भी ज्ञान नहीं हो पाता, तिथि का ज्ञान नहीं हो पाता और वह पंचांग की सहायता से तिथियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ माधुर्य गुण का प्रयोग है, वह श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है।